हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो रिवीजन सीरीज है या सूत्रों का जो रिवीजन चल रहा है फिजिक्स में, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसमें 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज 8 चैप्टर से 10 चैप्टर तक कवर करेंगे और अगर आपने ये कर लिए तो इसमें 1 नंबर का और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए ये वीडियो हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट की हैं, तो इनको देख लेंगे और इसका बहुत लाभ मिलने वाला आपको बोर्ड परीक्षाओं में। चाहे आप जेईई मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी सीधे सीधे ये सूत्र के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नीट की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। शुरुआत कर रहे हैं, जैसे है पहला मैक्सवेल की समीकरणें। तो मैक्सवेल की समीकरणें पहले तो ये पता होना चाहिए कि है किसके लिए। ये हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। जब कोई आवेश एक्सेलरेटेड या त्वरित गति करता है तो वो दोनों तरह के क्षेत्र पैदा करता है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र, और दोनों के मिलने से एक जो तरंग बनती है वो बन जाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें ये जो है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र का और एक चुंबकीय क्षेत्र का। और ये दोनों जो घटक हैं या कंपोनेंट हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इसके जो संचरण की दिशा है, चलने की दिशा है, वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर या लंबवत हैं। इस तरह से तीनों ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसमें मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए 4 समीकरण दिए हैं, और जो 4 समीकरण हैं वो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे दे दिया कि इनमें से कौन सा मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। जैसे पहला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दूसरा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स 0। तीसरा समीकरण है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर एल इक्वल्स माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। फोर्थ समीकरण है साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल या वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी वेक्टर डी एल वेक्टर इक्वल्स म्यू 0 आई सी प्लस आई डी। इसमें जो आई सी है ये क्या है, करंट है, इसमें जो मूल करंट होती है, और आई डी है इसमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन धारा। तो ये मुख्य धारा हो गई, ये चालन धारा हो गई, और आई डी हो गई इसमें विस्थापन धारा। विस्थापन धारा के बारे में भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात। ये 2 समीकरणें हैं, ये विद्युत क्षेत्र की समीकरण है, ये चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण है, और ये जो हैं ये दोनों के क्या हैं, आयाम हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा E0 अपॉन B0 इक्वल्स होता है C के, जहाँ C है प्रकाश की चाल। विद्युत क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र का जो औसत ऊर्जा घनत्व है UE इक्वल्स होता है हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, नीट में भी जेईई मेंस में भी। तथा चुंबकीय क्षेत्र के औसत घनत्व EM इक्वल्स होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 B0 का स्क्वायर। इन दोनों में जो संबंध होता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, या विद्युत क्षेत्र का जो घटक होता है E इक्वल्स होता है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और B इक्वल्स होता है B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है V इक्वल C अपॉन म्यू, जहाँ म्यू उस माध्यम का अपवर्तनांक है और C है निर्वात में प्रकाश की चाल। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG इक्वल्स होता है ANG अपॉन ANW। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया कि कोई
जो लेंस है वो जल में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तब उसमें अपवर्तनांक चेंज करना पड़ता है, WNG कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यदि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 तथा तरंग दैर्ध्य λ1 λ2 हो तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2 या n2/n1। n2/n1 है को लिख सकते हैं 1n2। दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, I को प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, O को वस्तु की लंबाई, या V/U दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ दो तरह का हो सकता है, अवतल और उत्तल। तो दोनों ही केस में जो सूत्र होता है अपवर्तन का वो होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल्स n2 माइनस n1/r, या इसको लिख सकते हैं n/v माइनस 1/u इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 1/r। इसके बाद आता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस में दो पृष्ठ होंगे और दोनों पृष्ठों की त्रिज्या अगर r1 r2 है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो उसकी फोकस दूरी के लिए जो होगा सूत्र इसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फिर आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस से गुजरती है तो जो श्वेत प्रकाश किरण है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की और सबसे कम होती है वॉयलेट की, और इन दोनों के बीच में मध्य रेंज जो होती है वो होती है येलो की। तो जितना विचलन आया है सबसे ज़्यादा जो होगा विचलन होगा वॉयलेट में, सबसे कम विचलन होगा रेड में, और येलो में होगा इन दोनों के बीच का विचलन। तो इनका जो अल्पतम विचलन कोणों का डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसे अगर मध्य किरण से के विचलन से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, जहाँ NV NR और NY हैं वॉयलेट रेड और येलो कलर के लिए कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी में दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो वस्तु की तरफ जो रखा जाता है, एक आई की तरफ रखा जाता है, आँख की तरफ। तो जो वस्तु की तरफ रखा जाता है वो ऑब्जेक्ट लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, जो आँख की ओर रखा जाता है उसे जो आँख की तरफ रखा जाता है उसे नेत्रिका या आई लेंस कहते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए दो कंडीशन हैं। पहला है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो m इक्वल्स हो जाएगा माइनस FO/FE, यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपॉन नेत्रिका की फोकस दूरी, और दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी FO प्लस FE, दोनों फोकस दूरियों का योग। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना हो तो m इक्वल्स हो जाएगा माइनस FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D, और दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी F0 प्लस या FO प्लस FE। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, और जो वस्तु की तरफ रखा जाता है वो लेंस छोटे आर्मेचर का होता है या छोटी त्रिज्या का होता है, और जो आँख की तरफ रखा जाता है वो बड़ी त्रिज्या या बड़ी फोकस दूरी का होता है। तो इसके लिए भी आवर्धन क्षमता के लिए दो केस हैं। पहला है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना हो, m इक्वल्स होगा माइनस V0/U0 D/FE, और इसकी लंबाई हो जाएगी BO प्लस FE।
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बना हो। m इक्वल्स आ जाएगा माइनस वी जी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और लंबाई हो जाएगी वी ओ प्लस यू ई। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है 1n2 इक्वल्स 1 अपॉन साइन सी, जहाँ 1 विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक विरल माध्यम के लिए है और 2 है सघन माध्यम के लिए। अब क्रांति कोण होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, और किसी स्पेशल आपतन कोण के लिए प्रकाश किरण जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो अभिलंब से 90 अंश का कोण बना लेती है। उस स्पेशल आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। इसको अगर थोड़ा सा आपतन कोण को और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, और ये घटना हो जाएगी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, जिसके थ्योरी पर या जिसके सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी। जब दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो फोकस दूरी हमेशा कैलकुलेट करते हैं। उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, और जो उनकी पावर या क्षमता है वो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दो लेंस प्लस डी इतने डी और दूसरा लेंस माइनस इतने डी से एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो इनकी फोकस दूरी कितनी होगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तब ये इस तरह से कर लेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल्स होता है साइन लैम्डा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, जहाँ a है प्रिज्म का प्रिज्म कोणीय और डेल्टा m है प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण या मिनिमम डेविएशन एंगल। फिर आता है व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। व्यतिकरण क्या है कि जब दो समान आवृत्ति तथा समान आयाम की तरंगे एक ही माध्यम में किन्हीं दो कला संबद्ध स्रोतों से चलती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, उनमें अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन के कारण उसके कारण जो होता है उसकी परिणामी तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर मैक्सिमम हो जाती है, किसी बिंदु पर मिनिमम हो जाती है। ये जो पैटर्न है, अगर ये पैटर्न किसी पर्दे पर देखें तो वहाँ पर पट्टियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। जहाँ मैक्सिमम या सेम फेस में तरंगे मिली थी वहाँ तीव्रता मैक्सिमम आई थी, वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहाँ पर मिनिमम इसकी तीव्रता होगी वहाँ पर डार्क फ्रिंज। इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है। तो उसमें जो परिणामी तीव्रता बनी थी उसके लिए सूत्र होता है I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। इन दोनों के बीच में पथांतर भी होगा, कलांतर भी होगा। तो कलांतर तथा पथांतर में जो अंतर होता है डेल्टा फाई इक्वल्स होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये कलांतर है और डेल्टा एक्स है पथांतर। किसी n अपवर्तनांक के माध्यम में तरंग दैर्ध्य। अगर कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक n है तो लैम्डा डैश इक्वल्स आ जाएगा लैम्डा अपॉन n, जहाँ लैम्डा उसकी वायु में तरंग दैर्ध्य है। इसमें व्यतिकरण दो तरह का हो सकता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब है जब सेम फेस में दोनों तरंगे मिल जाएं तो क्या होगा, आयाम ज़्यादा हो जाएगा, और आयाम ज़्यादा होने से उस परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो इसमें जो परिणामी तीव्रता होगी संपोषी में डेल्टा एक्स इक्वल्स होती है m लैम्डा, जहाँ m 0 1 2 3 2 सो ऑन, और जो I होगी वो होगी मैक्सिमम, और I की वैल्यू हो जाएगी कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, जहाँ a1 a2 दोनों तरंगों के आयाम हैं। विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता होगी परिणामी तीव्रता के लिए ये होता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन है 2m-1 लैम्डा अपॉन 2, जहाँ m होगा 1 2 3, और इस केस में विनाशी व्यतिकरण के केस में जो तीव्रता होगी वो मिनिमम होगी, और मिनिमम का मतलब है I मिनिमम इक्वल्स के एक नियतांक है, a1 डिफरेंस या अंतर a2 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनता है, लगभग हर साल आता है
इन दोनों में आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा। यहाँ से इसमें या तो परिणामी आयाम पूछ लेता है या A1 A2 पूछ लेगा, या A1 A2 दे दिया, आई मैक्स और आई मिन का अनुपात पूछ लेता है। फिर आता है केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज जो होगी उससे दीप्त फ्रिंज की यानी कि ब्राइट फ्रिंज की जो दूरी है वो होता है XM = MD λ/D, जहाँ D कैपिटल जो है वो पर्दे के और सोर्स के बीच की दूरी है, और जो स्मॉल d है वो दोनों जो कोहेरेंट सोर्स हैं या कला संबद्ध स्रोत हैं उनके बीच की दूरी है। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई थीटा इक्वल्स होता है λ/D। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन है जब कोई प्रकाश किरण छोटे छोटे एंगल से या किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा करके मुड़ जाता है, मुड़ने की क्रिया कहलाती है विवर्तन। और जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए, अवरोध होना चाहिए, उसकी जो रेंज होनी चाहिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के रेंज के लगभग बराबर होनी चाहिए। जो हमारे कमरों में डायरेक्ट प्रकाश ना आते हुए भी रोशनी रहती है तो वो उदाहरण है विवर्तन का। इसमें भी एक पैटर्न बनता है पर्दे पर, अगर इसको देखा जाए तो उच्चिष्ट आएगा फिर निम्निष्ट, इस तरह से होते चले जाते हैं दोनों साइड। तो इसमें एकल झिर्री द्वारा, एकल झिर्री का मतलब कोई एक छिद्र है बारीक, उसके द्वारा प्रकाश का जो विवर्तन है उसके लिए ये कंडीशन है। निम्निष्टों की स्थिति, जो निम्निष्ट होंगे E sin θ = ±M λ, जहाँ E है स्लिट की चौड़ाई। उच्चिष्टों के लिए E sin θ इक्वल्स आ जाएगा ±2m + 1/2 × λ। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है इस तरह से ऐसे, तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट जो आएगा उसकी चौड़ाई आ जाएगी 2θ = λ/E। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई आ जाएगी 2x = 2 λ/E × f, जहाँ f उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। मेलस नियम, I इक्वल्स होता है I0 cos² थीटा या फाई। ये I जो है ये है I निर्गत प्रकाश की तीव्रता, I0 है आपतित प्रकाश की तीव्रता। मेलस नियम है किसके लिए? प्रकाश के ध्रुवण के लिए। जब कोई प्रकाश, साधारण प्रकाश जो होता है वो सभी दिशाओं में चलता है, उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, यानी वो सभी दिशाओं में समान रूप से चलता है इस तरह से। तो ये जो होता है ये साधारण प्रकाश हो गया। जब इसे किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो इसमें एक कंपोनेंट क्या हो जाता है, हट जाता है, और एक कंपोनेंट को रोक लिया जाता है। उसके बाद जो प्रकाश निकलता है उसकी एक दिशा होगी, एक कंपोनेंट रोक लिया और वो एक दिशिक होगा, और उसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश के ध्रुवण के लिए मेलिस ने एक नियम दिया था, जो प्रकाश निकला है उसकी तीव्रता होगी I, और जो उस पर एंटर हुआ था उसकी होगी I0। उनके बीच में संबंध है। और थीटा है, इसमें दो तरह के वो होते हैं पोलराइजर, एक तो होता है पोलराइज करने वाला, एक उसको एनालाइज करने वाला। तो उन दोनों के बीच का कोण होता है थीटा। ब्रूस्टर का नियम पोलराइजेशन के लिए या ध्रुवण के लिए ब्रूस्टर ने दिया था N = tan IP, जहाँ IP है एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण IP तथा अपवर्तन कोण R में संबंध, एक IP + R इक्वल्स होता है 90। तो इस तरह से ये सभी सूत्र नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और बचे हुए जो चैप्टर हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लिख के याद कीजिए। आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कर जाओगे। एक एक नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप इससे आराम से कर जाओगे। थैंक यू।